नमस्कार, मैं विपिन पांडे, कैमरामैन दीपक पांडे के साथ मऊगंज न्यूज चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम बजट को लेकर के है। हमारे स्टूडियो में मऊगंज शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस.डी. पांडे जी हैं और हमें बजट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। कुछ हमारे प्रश्न भी रहेंगे, इनका डॉक्टर साहब उत्तर भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह विशेष कार्यक्रम। तो सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न है, सर हमारे इस बजट में अर्थव्यवस्था में आम जनता को क्या असर और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये आम बजट 2021 का जो जारी हुआ है उसमें आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वसमावेशी बजट है जिसमें देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। तो ऐसा नहीं कि कोई वर्ग अछूता है। इसका प्रभाव चाहे समाज का उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या नीचे तबके का वर्ग हो, सब पर इस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि भारत आत्मनिर्भर बने। और कोई भी अर्थव्यवस्था संसार की जब आत्मनिर्भर होती है तो उस देश के सभी लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये क्रियाशील हुआ है ये बजट, तो इसका प्रभाव 6-7 महीने बाद ही दिखने लगेगा। इस बजट का प्रभाव जो कि बहुत सकारात्मक है, हमारी दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया ये वो है। और टोटल इनाल यदि कहें तो ये हेल्थ के लिए समर्पित है। ये बजट विशेष रूप से इसमें हेल्थ को ध्यान में रखा गया है और आत्मनिर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भरता के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, उस पर हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है। तो इससे इसका मध्यम वर्ग पर जो प्रभाव है, और इस बात को भी हम देशवासियों को नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना पीरियड में विषम स्थितियों के बीच यदि हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा तो ये भी एक बजट की अच्छाई मानी जानी चाहिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है सर कि इस बजट से रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा और रोजगार किस तरह से मिलेगा या निर्मित होंगे। रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो नीति अपनाई गई है, ये बजट मैं बता रहा हूं आपको, ये है 2,32,000 करोड़ रुपए का। जब ये 2,32,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि जो इसका गुणक प्रभाव होता है, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ाते हैं, गुणक प्रभाव की कोई पूंजी जब नई पूंजी विनिवेश की जाती है तो वो 2-2.5 गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इससे जब ये पैसा विनियोग होगा अर्थव्यवस्था में, उद्योग धंधे चलेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर, कहीं भी जहां भी उपयोग होगा तो उससे स्वाभाविक रूप से सृजन होंगे रोजगार के, क्योंकि जब पूंजी का विनियोग होगा उससे उद्योग धंधे संचालित होंगे तो अंततः करेगा तो मानव श्रम ही। तो इससे मानव श्रम के, जैसे आपको एक बात बताएं कि जो डीजल कार हैं और वो 15 साल की हो गई हैं, और जो पेट्रोल कार है 15 साल की और 20 साल की और 20 ये वाली, तो इन कारों का स्क्रैप किया जाएगा, अर्थात इनका जो रॉ मटेरियल है उनको नष्ट करके इनका मटेरियल निकालेंगे। प्लास्टिक है, लोहा है, तांबा है, जो धातुएं लगी हैं, तो इनसे निकालने पर देश को लगभग ये अभी अनुमानित जताया जा रहा है कि 35% अभी ही इनको लाभ हो जाएगा। इनको स्क्रैच करने पर, स्क्रैपिंग के दौरान इनका मटेरियल निकाल लिया जाएगा, तो उससे प्रदूषण से भी जो नुकसान हो रही है उससे बच पाएंगे और अर्थव्यवस्था को एक नई आय प्राप्त होगी। तो इस तरह से दिशाओं में, सभी दिशाओं में अपने यहाँ एक ये माना जा रहा है कि इंडस्ट्री का हब बना दिया गया भारतवर्ष को। कई सेक्टर, हेल्थ सेक्टर कई नए स्थापित होंगे, तो उन सब में अंततः करेगा तो मानव श्रम काम। इसलिए रोजगार के सृजन का सभी क्षेत्रों में, हमारा कहने का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। सर, ये अभी कल के बजट में 2.5 रुपए पेट्रोल और 4 रुपए डीजल पे कृषि सेस लगा हुआ है। पहले तो बताया गया, लेकिन बाद में बताया गया कि यह आम जनता पे असर नहीं होगा। तो यह कहां से इसकी भरपाई करेंगे। इसकी भरपाई कंपनियों द्वारा होगी, यद्यपि कुछ ऐसी भी संभावना है कि इससे बचा जा सकता रहा, लेकिन ये अनिवार्यता है क्योंकि सरकार का व्यय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारा कोरोना का पीरियड था और इसमें सरकार को अचानक इमरजेंसी के दौरान बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, और इस दौरान भी यदि इस तरह का खर्च, इस टैक्स नहीं लगेगा
तो ऐसी स्थिति में सरकार की आमदनी कहाँ से होगी? किसानों का आंदोलन चल रहा है, हमको कृषि को सुधारना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये देश को आश्वासन दिया है कि हम कृषि की आय से किसानों को दुगुना लाभकर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ये टैक्स न लगाएंगे तो ये इनकम कहाँ से होगी? और इतना बढ़ता हुआ व्यय, सरकार की जवाबदारी रोज बढ़ती जा रही है और इस बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात ये जो हमारा ये महंगाई माने इस पर कंट्रोल ये किया गया कि भार नहीं पड़ा। अभी आपने पूछा था मध्यम वर्ग पर, तो मध्यम वर्ग पर कोई नया भार नहीं पड़ा, ये सबसे अच्छी बात रही है। और इनकम टैक्स के जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि चूंकि कोरोना का पीरियड है, आपातकाल है, तो ऐसी स्थिति में इस बार टैक्स बहुत बढ़ेगा और आम जनता को बहुत ज्यादा कर से भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति हुई नहीं, ये कर इसकी अपने बजट की बहुत अच्छाई है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि सरकार जो है सरकारी संस्थाओं को बंद करके ज्यादा निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दे रही है, तो इसमें आगे की स्थिति क्या होगी? आगे की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि निजीकरण में उन हमारी कारखानों को, क्रियाओं को बंद किया जाए जिनसे लाभ नहीं हो रहा है, जो घाटे में चल रहे हैं। ऐसे पाले हुए उद्योगों से सरकार को कोई आमदनी नहीं हो रही है। बेहतर ये होता है कि ऐसे संस्थानों को बेचकर और उनसे अर्जित जो आय है उससे उसके तरह 2-3 और नए संस्थान कर लिए जाएं, तो जो अलाभकारी हैं, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी जो भी प्रोडक्शन के सेंटर हो या कोई भी हो, तो उनको निजीकरण में बदल देने से कोई देश को हानि नहीं बल्कि लाभ ही होगा। आप तो मऊगंज के हैं और जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले मध्य प्रदेश की जो सरकारी बसें चला करती थी, तो उनकी जगह जब से निजीकरण हो गया तो यात्रियों को आने जाने का समय या सब में सुधार हुआ है, रोड निर्माण हो। तो निजीकरण केवल ये नहीं कि निजीकरण से हानि ही होती है, निजीकरण लाभकर होता है। और चूंकि निजीकरण में किसी व्यक्ति की, किसी समूह की, किसी फर्म की विशेष जवाबदारी हो जाती है, जिसके तहत काम अच्छे से होता है। एक जो सरकारी सेक्टर है उसको आपने ज्यादा लाभ कमाते हुए कम देखा होगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो लाभ कमाते हैं, क्योंकि उनका निजी रूप से वो शास्त्री उसमें इन्वेस्ट करके और उसको प्रोडक्शन ज्यादा करता है। तो इसलिए निजीकरण से कोई हानि नहीं है। निजीकरण से साफ सुथरे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड अच्छे हों, बसें अच्छी हों, हमारी ट्रेन बढ़िया हो, बैंक अच्छे हों और जो त्वरित सेवा दे सकें। देश के आर्थिक विकास के लिए, त्वरित आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक है। इसलिए इससे देश के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं कि निजीकरण हो रहा तो इससे कोई नुकसान कुछ नहीं। सबको काम मिले, महत्वपूर्ण बात है कि सबको रोजगार मिले, सबकी आय बढ़े, और इस पर ये बजट काम करेगा। सर, अभी आपने बोला कि प्राइवेट बस अपने मध्य प्रदेश में चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बजट यानी सरकारी विभाग जो हैं, अगर उनको हम अलग कर दे, प्राइवेट सेक्टर पे देखते हैं, तो अगर मऊगंज से रीवा का किराया 80 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन बस वाले, प्राइवेट बस वाले हैं, वो 100 रुपए लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आम जनता का ही नुकसान होता है। सर देखिए, इसमें जो निजीकरण होता है तो निजीकरण के लिए इतना निजी लोगों को छोड़ नहीं दिया जाता है कि वो अनियंत्रित रहे। इस पर सरकार का अंकुश होना चाहिए। निजीकरण हो, सरकार का काम नियंत्रण करना भी रहे कि वो नियंत्रित रहे। सरकार द्वारा जो निर्धारित दरें हो उनका पालन करवाना सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए, और रहती है कि इससे ज्यादा निर्धारण होता है। हर विभाग का अपना जो भी उनका, चाहे कोई वस्तु के मूल्य का हो, चाहे सेवा के मूल्य का हो, उसके सरकार द्वारा वो निर्धारित होना चाहिए कि प्रति किलोमीटर या इतने दूरी का इतना, तो उस निर्धारित दर से ज्यादा ना वसूल सके, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। पर ऐसा तो है नहीं सर। ऐसा है। मैं अगर मऊगंज की बात करूं तो सरकारी रेट 80 रुपए किराया है मऊगंज से रीवा का, लेकिन प्राइवेट बस वाले 100 रुपए लेते हैं। नहीं तो अभी ये जो बात सर, अगर हम बात करें प्राइवेटकरण की, तो अगर हम बात करें तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है। इसके पहले अगर हम किसी को, अपने परिजन को प्लेटफॉर्म में छोड़ने जाते थे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट लगता था। आज के डेट में वहां पे सर 20 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आम जनता ही परेशान होती है। देखिए, इसमें जो नियंत्रण की बात है कि सरकार नियंत्रित नहीं करती है। ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय भले वो मऊगंज से रीवा का 100 रुपए लेते हो, लेकिन इसके पहले कितना लेते थे? सर इतना ही लेते थे, 80 रुपए लेते थे।
100 रुपए ही लेते। इसमें अच्छा। जो 50% जो है, जो उन्होंने बोला था कि हमारे जो टैक्स हैं वो टैक्स अगर सरकार माफ कर देगी तो मैं पहले जो किराया था वही लेंगे, लेकिन सरकार ने उस टैक्स को माफ भी कर दिया है, फिर भी किराए में नियंत्रण नहीं है। नहीं तो वो तो होना चाहिए, सरकार द्वारा नियंत्रण होना चाहिए और इसकी अवज्ञा करने वाले को पनिश्ड करना चाहिए, क्योंकि निजीकरण का मतलब ये नहीं कि हर तरफ से उनको छोड़ दिया जाए। निजीकरण पे अंकुश सरकार का होना चाहिए, तब निजीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होता है। तो आपके हिसाब से सर निजीकरण अच्छा है? निजीकरण, नियंत्रित निजीकरण बहुत अच्छा है। पर सर नियंत्रित तो नहीं, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल नहीं तो उसमें यदि नियंत्रण नहीं है तो नियंत्रण करने का सरकार काम करे और नियंत्रण रहे। सर जब सरकारी नियंत्रण रहेगा तो अच्छे से काम होगा, जल्दी काम होगा और कम लागत पर काम होगा। अगर हम बात करें सर प्राइवेट स्कूलों की, बहुत मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन इसमें भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बस गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे तरीके से किसी न किसी दूसरे तरीके से पेरेंट्स से फीस ली जाती है। तो हमारे हिसाब से अगर कोई कमियां हैं तो उस कमी को दूर करनी चाहिए सरकार को, कि या सीधे वो प्राइवेट ही सेक्टर में नहीं, कमी करना चाहिए। तो 1947 से हम क्या कर रहे हैं, यही ना कमी को ढूंढ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अब आपने अभी ये कहा कि सरकारी स्कूल ज्यादा कीमत देकर भी लोग क्यों प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं? अभिभावक जितने हैं तो वो सरकारी स्कूल की बजाय जो निजी स्कूल है उसमें अपने पालक को क्यों भेजते हैं? इसीलिए ना कि अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे कमरे होंगे, व्यवस्था होगी, शौचालय होगा, खेल का मैदान होगा। यदि हम ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो निजीकरण की ओर जाएगा। और निजीकरण, हाँ, इसमें ये आवश्यक है कि सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो फीस को लेकर हो, चाहे कमरों के साइज को लेकर हो। तो सरकार के नियंत्रण के बावजूद निजीकरण अच्छा है। सर अब आप हमें इस बजट का पूरा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बजट में क्या क्या हुआ और क्या। हाँ देखिए, कल बजट आ रहा था तो हम बैठ के टीवी पर देख रहे थे, तो जो प्रमुख बातें हमने अपने लिए नोट किया वो हम आपको बता देते हैं। उसे हमने अभी इसके अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन करने के बाद और फिर कभी विस्तार से बात हो सकती है। इसको हम कहेंगे कि ये जो है सर्वसमावेशी बजट है, आत्मनिर्भरता वाला बजट है। और आत्मनिर्भरता वह गुण है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जिससे सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यदि हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाएगी, हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहेंगे, तो उस समय हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जैसा हमारी यदि कोरोना काल नहीं होता तो आज हमारा स्टेटस विश्व में कुछ और आगे बढ़ रहा है और बढ़ गया होता है। इसमें कुछ बातों को हम आपको वो करना चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित बजट है। स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें 75,000 हेल्थ सेंटर खोले गए हैं और कुछ हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले गए हैं। इसके अलावा इसमें जो एमएसपी है तो वो 1.5 गुना बनाए रखने की बात कही गई है कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1.5 गुना बना रहेगा। किसानों के लिए जो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही वो डीजल और पेट्रोल पर टैक्स जो बढ़ाया गया है, तो इसके लिए, और यदि हमारी कृषि व्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो चूंकि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसके लिए रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यदि मजबूत होगा, जिस पर कि सरकार ने ध्यान दिया है और हमारा बजट उसके लिए बहुत अच्छा है, तो भविष्य में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बैंक डूबने पर 5 लाख की सुरक्षा की गारंटी हो गई है, पहले 1 लाख थी। प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ा, इस पर ब्याज एयर इंडिया बेचेगी। माने अब ये उसकी बात है, जो हमारी एयर इंडिया है तो वो भी अपना कारोबार निजीकरण की ओर इसमें डाला गया है। कुछ वस्तुएं महंगी होंगी, कुछ सस्ती होंगी। कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ 2 वैक्सीन आ गए हैं, विश्व का पहला ऐसा देश है जहां की 2 वैक्सीन आ गई हैं, और अभी न्यूज में आ रहा था कि बहुत जल्दी 2 वैक्सीन और आने वाली हैं, तो ये हमारे देश के लिए शुभ संकेत है। अभी कल मैं सुन रहा था स्वामी रामदेव जी को, जिन्होंने बताया 137% की वृद्धि ये ऐतिहासिक है। और इस 5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए पतंजलि शक्तिपीठ ने भी किया है, और वो इसलिए कि आत्मनिर्भर भारत बने। भारत की आत्मनिर्भरता से हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा।
इसलिए जिस समग्र रूप से आप हमसे पूछते हैं तो हमारी नजर में यह बजट बहुत अच्छा है, विकासोन्मुखी है और इससे देश के लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारे लिए और बेहतर होगा। आप हमारे मऊगंज न्यूज स्टूडियो में आए, इसके लिए मऊगंज टीम की तरफ से आपको बहुत 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 आभार। धन्यवाद आपको। और हमें ये विशेष खुशी हुई कि मऊगंज जैसे छोटे से क्षेत्र में जो काफी दिनों से पिछड़ा माना जाता रहा है, तो अब तो हम तो पिछड़ा नहीं कहेंगे क्योंकि विकासोन्मुखी है, और आप इस तरह के मऊगंज की लोकल की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएं और यहाँ के लोगों का विचार सरकार तक पहुंचे, तो हमारी ओर से आपको अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।